तो चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में बेटे मैं आप सब बच्चों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। और जैसा कि आप सब बच्चे देख पा रहे हैं, हमारा जो सेक्शन 28 है, ये मैं आप लोगों के साथ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जो कि था चार्जिंग सेक्शन। इसी के साथ साथ कल मैंने आपको सेक्शन 29 के बारे में भी बताया था। मैं आप लोगों को बता दूं, सेक्शन 28 हमारे पीजीबीपी हेड में चार्जिंग सेक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन 29 हमारे पास जो है, वो हमारे पास जो है किस चीज का सेक्शन है? कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, इस चीज का हमारा ये जो सेक्शन है, सेक्शन 29, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट को लेकर। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट हमें दिया है, और हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले डिसअलाउड आइटम्स, और लेस कर देंगे इनकम नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड। वो इनकम जो इस हेड की इनकम नहीं है, उसे हम लोग लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो इनकम निकल कर आएंगी, उन इनकम को हम लोग नाम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आप ये कह सकते हो बेटे कि मेरे पास एक पी एंड एल है। मेरे पास एक पी एंड एल है, और इस पी एंड एल की क्रेडिट साइड में सारी इनकम, चाहे वो बिजनेस की हो या बिजनेस की ना हो, सब इनकम हमने पी एंड एल की क्रेडिट साइड में शो की है। डेबिट साइड में जो भी हमारे एक्सपेंस हैं, सब हमने शो किए, और हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो निकल करके आ गया। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को रिवाइज करेंगे। इस नेट प्रॉफिट में वो सारे एक्सपेंस वापस से ऐड करेंगे जो बिजनेस के नहीं है, और वो सारी इनकम हम वापस से माइनस कर देंगे जो बिजनेस की नहीं है। यानी कि नेट प्रॉफिट को बेस बनाया, उसमें ऐड किया डिसअलाउड आइटम, और लेस किया इनकम नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड। और इन सब बातों के बाद जो इनकम निकल कर आई, उसे हम लोग नाम दे देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसे हम लोग नाम दे देंगे। अब भाई ये सारी बातें जब अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को कंक्लूड करके मैंने क्या देखा कि भाई कौन से एक्सपेंस पी एंड एल में आएंगे और कौन से एक्सपेंस पी एंड एल में नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। यानी कि जब आप बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हैं, तो कौन कौन सी डिडक्शंस आपके पी एंड एल में अलाउड हो सकती हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपकी जो ये बुक है, आपका जो ये सिलेबस है, इसको अगर मैं लेकर चलूं, तो आपको बेटे मैंने ना स्टार्टिंग में देखो सेक्शन 28 पूरा बता दिया। सेक्शन 28 के सारे मैंने आपको स्पेशल प्रोविजन बताने के बाद मैंने आपको बताया कौन से बिजनेस लॉस अलाउड है, कौन से नहीं है। सर्टेन इनकम के बारे में डिस्कस किया, और ये वो सारे अलाउेबल डिडक्शन हैं जो कि आपके पी एंड एल में आ सकती हैं। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके आज से अपन स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लोग देखें, यहाँ जो पहला सेक्शन है, आपको जो मटेरियल मैंने दिया है, उस मटेरियल का पेज नंबर 6.8 है ये, जहां से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और यहां मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा डिडक्शंस अंडर सेक्शन। यहां से अगर आप देखोगे तो मैं लिख रहा हूं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 टू सेक्शन 37। मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूं, सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 की बात हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस में किसी भी बिल्डिंग के रिगार्डिंग रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर या इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया, तो क्या वो एक्सपेंस आपके पी एंड एल में अलाउड होगा या नहीं होगा, हमें ये देखना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहली कंडीशन क्या है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जब आप बिजनेस करेंगे, तो एक बिजनेस को करने के लिए आपको बिल्डिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना। और जब एक बिल्डिंग को आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे, तो उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपको एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे। लाइक उस बिल्डिंग का
रेंट पे करना पड़ सकता है अगर आप उस बिल्डिंग के टेनेंट हैं, किराएदार हैं। आपको उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग अदर रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंस, हाउस टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स जिसको आप कहते हैं, ये सारे एक्सपेंस भी आपको करने पड़ सकते हैं। तो मेरा मानना क्या है कि पी एंड एल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो पी एंड एल अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंस आपके उसमें से अलाउड होंगे और कौन से एक्सपेंस उसमें से अलाउड नहीं होंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो पी एंड एल में उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग जो बिल्डिंग के एक्सपेंस है, बिल्डिंग यूज इन बिजनेस, बिल्डिंग यूज इन बिजनेस, जो बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्या अमाउंट आपके पी एंड एल में आएगा। तो मैं दो बातें करूंगा कि अगर आप बिल्डिंग के ओनर हैं और अगर आप बिल्डिंग के टेनेंट हैं। अगर आप बिल्डिंग के ओनर हैं, अगर आप बिल्डिंग के टेनेंट हैं, तो भाई सबसे पहली बात, अगर आप बिल्डिंग के ओनर हैं तो एज अ ओनर हम बात करें, बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पज। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग का एक्सपेंस आपके पी एंड एल में तभी अलाउड होगा जब वो बिल्डिंग आपके बिजनेस में यूज होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर तो आप बिल्डिंग के ओनर हैं, बिल्डिंग ओन्ड बाय द एसएससी, यानी जिस बिल्डिंग को आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं आप उसके ओनर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में करंट रिपेयर एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपका अलाउड हो जाएगा। यानी कि रिपेयर एक्सपेंडिचर आपके पी एंड एल में अलाउड होगा एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर द प्रॉपर्टी, यानी किसी भी तरह का लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब आपके पी एंड एल में अलाउड एक्सपेंस माने जाए। यानी कि अगर आप बिल्डिंग को यूज करते हैं एज अ ओनर तो आपको रेंट अलाउड नहीं है, पहली बात, क्योंकि आपको रेंट पे ही नहीं करना क्योंकि आप खुद ही ओनर हैं। लेकिन आप उसके रिगार्डिंग किए गए रिपेयर एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप उसके रिगार्डिंग पे किए गए लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या किसी तरह का कोई इंश्योरेंस आपने करवाया, तो इन सब बातों में जितना एक्सपेंस आपका हुआ वो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में आप चार्ज कर सकते हो। ऐसा रूल सेक्शन 30 ने आपको दिया। दूसरा पॉइंट दिया गया, बिल्डिंग यूज एज अ एसएससी एज अ टेनेंट, कि अगर आप बिल्डिंग में एज अ टेनेंट हैं, किराएदार हैं, मतलब आप बिल्डिंग के ओनर नहीं है आप बल्कि टेनेंट है, तो अगर भाई आप बिल्डिंग के टेनेंट हैं तो एज अ टेनेंट रेंट पेड फॉर बिल्डिंग, पहली बात तो बिल्डिंग के लिए जितना आपने रेंट पेड किया, करंट रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के रिगार्डिंग अगर आपने रिपेयर एक्सपेंडिचर किए, एंड एनी लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर द प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह अगर पे किए हैं तो वो सब आपके पी एंड एल अकाउंट में अलाउड हो जाएंगे एज अ डिडक्शन। तो अगर आप बिल्डिंग के ओनर हैं तो अलग हो गया, अगर टेनेंट है तो अलग हो गया। अगर ओनर है तो ओनर को सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस सब अलाउड होगा, अगर टेनेंट है तो रेंट पेड जो होगा बिल्डिंग के लिए वो भी आपका एज एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। सब बच्चे बताओ इतनी बात आपको क्लियर है? दूसरी बात, नोट में मैंने लिखा बिल्डिंग पार्टली यूज फॉर द बिजनेस पर्पस एंड पार्टली यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, देन बिजनेस पार्ट एक्सपेंस आर अलाउड अंडर सेक्शन 38। अगर बिल्डिंग को आप पार्टली यूज करते हैं बिजनेस के लिए और पार्टली यूज करते हैं रेजिडेंशियल के लिए, तो भाई याद रखिएगा सेक्शन 38 ये कहता है कि अगर पार्टली बिजनेस में यूज किया और पार्टली आपने सेल्फ यूज किया, तो जितना पार्ट आप बिजनेस में यूज करोगे उतने पार्ट के एक्सपेंस ही आपके पी एंड एल में अलाउड होंगे, और जितना पार्ट आपने बिजनेस में यूज नहीं किया उतने पार्ट के एक्सपेंस आपके पी एंड एल में अलाउड नहीं होंगे।
इसके अलावा इफ टेनेंट पेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर shall be treated as deemed building on which depreciation shall be allowed to the tenant। यानी कि एक पॉइंट मैंने स्पेशल डाला बेटे, कई बार क्या होता है, देखो अगर बिजनेस का ओनर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा तो बिजनेस का ओनर उसको अपनी बिल्डिंग की वैल्यू मानकर उसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम करेगा। डेप्रीशिएशन के बारे में यहां मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि डेप्रीशिएशन का सेपरेट सेक्शन है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये मेरे भाई, अगर मान लीजिए आप टेनेंट हैं बिल्डिंग में, आप एज अ टेनेंट आप बिल्डिंग को यूज करते हैं और उस दौरान एज अ टेनेंट आपने बिल्डिंग को यूज किया और उस दौरान आपको क्या करना पड़ा, बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई रिपेयर या मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर करवाना पड़ा जो कि कैपिटल नेचर का है, तो उस कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर के लिए टेनेंट को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अपन जिस बिल्डिंग में विशेष एकेडमी चला रहे हैं, ये मान लीजिए अपने पास रेंटेड बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में मान लीजिए हम फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लीजिए इसके फर्स्ट फ्लोर पर मैं कैंटीन बनवा देता हूं आपके लिए और उस पे अपन एक्सपेंडिचर कर देते हैं 2-3 लाख रुपए कैंटीन का स्ट्रक्चर तैयार करने पर। अब क्या होगा, ओनर ने मेरे को बोला कैंटीन बनाने की परमिशन दूंगा लेकिन खर्च आप खुद करेंगे, तो मैंने बोला ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग अगले कई सालों तक है तो इसके बदले में हम कैंटीन बना लेते हैं, कैंटीन का खर्चा हमारा अपने आप निकल जाएगा। लेकिन जो कैंटीन बनाने पर पैसा मैंने खर्च कर दिया वो मेरे लिए क्या मान लिया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग अपने एज अ डीम्ड ओनर हम उसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हैं। एज अ डीम्ड ओनर हम उसके ऊपर डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हैं। ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट आता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर फॉर द बिल्डिंग। अगर आपने रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर एंड बिजनेस पर्पस, अगर आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह की कोई मशीनरी प्लांट या फर्नीचर उसका रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, सेक्शन 31 आपको उस एक्सपेंडिचर की परमिशन देगा। सेक्शन 30 बिल्डिंग के रिगार्डिंग परमिशन दे रहा है, सेक्शन 31 आपको जो परमिशन दे रहा है वो फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग परमिशन दे रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, द फॉलोइंग एक्सपेंस आर डिडक्टेबल। तो मैं आपको बता दूं, करंट रिपेयर, इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड अदर रनिंग एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये सब अलाउड होंगे। इसके अलावा रेंट पेड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी आर अलाउड बट नॉट अंडर दिस सेक्शन। रेंट पेड अलाउड होगा लेकिन इस सेक्शन में नहीं होगा। उसका सेक्शन अगर आप लिखना चाहें तो 37 है। अगर आपने मशीनरी के लिए रेंट पेड किया तो वो अलाउड है, क्योंकि इस सेक्शन में सिर्फ रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर की बात अपन कर रहे हैं। इसी के अलावा इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी देन डेप्रीशिएशन क्लेम अंडर सेक्शन 32 बाय द एसएससी। बेटे मैं आप सब बच्चों को बता दूं, डेप्रीशिएशन चार्ज करने का जो सेक्शन है वो सेक्शन 32 है जो मैं इसके बाद अब पढ़ाने वाला हूं। सेक्शन 30 बिल्डिंग के लिए किए गए एक्सपेंस पर है, सेक्शन 31 प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के ऊपर किए गए एक्सपेंडिचर पर है। इसमें कोई भी प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं उसका रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, सेक्शन अगर आप कोई भी मशीनरी के अलावा बिल्डिंग यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर करते हैं तो सेक्शन 30 में अलाउड। लेकिन इनमें किए गए एक्सपेंडिचर की बात सेक्शन 30 और 31 में की गई है। अगर हम लोग बात करें इन पर चार्ज किए जाने वाले डेप्रीशिएशन के लिए, तो उसके लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेक्शन 32। सेक्शन 32 में हम लोग बात करेंगे बेटे डेप्रीशिएशन को लेकर के। तो एक एक करके सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब पहले मेरे को ये बताओ, सेक्शन 30 और सेक्शन 31 आपको क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन की। पहले आप मेरे को ये बताओ, सेक्शन 30 और सेक्शन 31 आपको क्लियर है क्या? जो कि था सेक्शन 30 था बिल्डिंग के रिगार्डिंग किए गए एक्सपेंडिचर पर,
और सेक्शन 31 था अगर आपने एक्सपेंडिचर किए हैं बिल्डिंग के अलावा, अगर आपने एक्सपेंडिचर किए हैं किसी भी प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस पर। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटे सेक्शन 32, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके टैक्स के पेपर में एग्जामिनर सेक्शन 32 ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 32 तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। आप देखिएगा, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट, सेक्शन 32 की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया बेसिक कंडीशन, यानी कि अगर आपको डेप्रीशिएशन क्लेम करना है तो डेप्रीशिएशन क्लेम करने के लिए सबसे जरूरी बातें क्या है। नंबर 1, एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। सबसे पहली बात, एसेट के ऊपर एसएससी की ओनरशिप का होना जरूरी है। एसेट के ऊपर एसएससी की ओनरशिप का होना जरूरी है। नंबर 2, एसेट मस्ट बी यूज होली और पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। एसेट को होली और पार्टली आपके बिजनेस में यूज किया गया होना चाहिए। जब तक आप एसेट को बिजनेस में यूज नहीं करेंगे तब तक आप उसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 3, एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एसेट को प्रीवियस ईयर में, जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, इसमें यूज किया गया होना चाहिए। यानी कि इफ द एसएससी परचेज एसेट एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, डेप्रीशिएशन शैल नॉट बी अलाउड। यानी एक एसएससी अगर एसेट को बिजनेस में यूज करता है और एसेट को यूज करने के बाद उसको जो है अगर हम लोग बात करें रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, अगर आप पहली बात तो एसेट परचेज करते हैं और यूज नहीं करते हैं तो आप डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। डेप्रीशिएशन लगाने के लिए एसेट का बिजनेस में यूज होना जरूरी है। 3 बातें अभी तक बेसिक बताई। पहली बात, एसएससी के पास एसेट की ओनरशिप होनी चाहिए, एसेट आपके बिजनेस में यूज होनी चाहिए। और नंबर 3, एसेट केवल परचेज करके छोड़नी नहीं है, उसको एसेट को बिजनेस में यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हैं। नंबर 4, डेप्रीशिएशन इज अवेलेबल ऑन एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट। यानी कि डेप्रीशिएशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एसेट पर लग सकता है और ब्लॉक ऑफ एसेट पर भी लग सकता है। इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे जैसे चैप्टर खुलेगा तब आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। नंबर 5, अगर हम बात करें, एसेट मस्ट बी टेंजिबल। पहली बात, बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर, एंड एसेट मस्ट बी मे बी इनटेंजिबल, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट। यानी एसेट जो है वो टेंजिबल या इनटेंजिबल कोई भी हो सकती है जिसके ऊपर हम लोग डेप्रीशिएशन क्लेम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये जितने भी पॉइंट बनकर आए, इन सब पॉइंट में क्या बनता है। नंबर 1, एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। नंबर 2, एसेट यूज होली और पार्टली फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 3, एसेट यूज बाय द एसएससी ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। नंबर 4, depreciation is available on asset और block of asset। और नंबर 5, asset must be tangible और intangible। आपकी जो एसेट है वो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। इन सारी बातों को बेस बनाते हुए हम चलेंगे। और अगर इन सारी बातों को अपन रखें तो देखो, सबसे पहली बात, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट, इसके लिए अपन 4 सेक्शन अप्लाई करेंगे, सेक्शन 32। और मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं, डेप्रीशिएशन को यहां 3 पार्ट्स में कवर किया गया। डेप्रीशिएशन को 3 पार्ट में कवर किया गया। अच्छा, एक चीज सबसे पहले ना सब बच्चे समझ लो,
बेटे जो आप अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन पढ़कर आए हैं, यहां डेप्रीशिएशन लगाने की टेक्निक बिल्कुल भी वैसी नहीं है। डेप्रीशिएशन का फंडा उन सब बातों से बिल्कुल अलग है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने को ना एक एक करके पहले चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए यहां मैं आपको अलग अलग 3 स्पेशल प्रोविजन पढ़ाऊंगा। इन स्पेशल प्रोविजन में पहला जो प्रोविजन है वो लगाएंगे डेप्रीशिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेशन कंपनी। स्पेसिफिक प्रोविजन उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा, यानी अगर आप एक पावर जनरेशन करने वाली कंपनी है, अगर आपका काम पावर जनरेट करने का है, अगर आप ऐसी कोई कंपनी है जिसका काम पावर जनरेट करने का है, तो ऐसी कंपनी जो है डेप्रीशिएशन लगाने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन में हम इसको कवर करेंगे। नंबर 2 हमारे पास आएगा बेटे ब्लॉक सिस्टम ऑफ डेप्रीशिएशन। कि डेप्रीशिएशन में हम लोग लगाएंगे ब्लॉक सिस्टम। ये जर्नल प्रोविजन है, ये हर एक बिजनेस के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब कॉमनली किसी भी बिजनेस के ऊपर जो अप्लाई होगा वो ब्लॉक सिस्टम अप्लाई होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेप्रीशिएशन का ब्लॉक सिस्टम क्या होता है और कैसे ब्लॉक सिस्टम पर हम लोग डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्लेम करेंगे। और तीसरा, डेप्रीशिएशन इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन अंडरटेकिंग। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या आप प्रोडक्शन अंडरटेकिंग है और आप किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हैं और उस दौरान आप अपनी मशीनरीज को अगर यूज करते हैं, तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो भाई इन सब बातों के ऊपर अगर हम लोग डेप्रीशिएशन लगाने की बात करें, तो ये देखिएगा डेप्रीशिएशन, सबसे पहली बात एक एक करके अपन बात करते हैं। डेप्रीशिएशन के 3 स्पेशल सेक्शन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले भी मैं कुछ और बातें आपके साथ पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं। क्या बातें क्लैरिफाई करनी है? देखिए सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें डेप्रीशिएशन इन द केस ऑफ एसेट नॉट ओन्ड बाय द एसएससी, अगर किसी एसेट के आप ओनर नहीं है, अगर डेप्रीशिएशन आपको ऐसी एसेट पर बात मैं कर रहा हूं जिसके आप ओनर नहीं है, तो क्या आप जिस एसेट के ओनर नहीं है, क्या आप उसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हैं? तो सुनिए, इफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एसएससी इज कैरिड ऑन in a building not owned by him but in respect of SSC hold as a lease of occupancy and any capital expenditure is incurred by the SSC on the construction, renovation, extension, improvement to the building, the SSC shall be eligible for depreciation in the normal manner, and it do not matter that the SSC is not owner. The depreciation shall be allowed even for the building taken on the lease, but only in regard of the capital expenditure incurred by the SSC. इस पूरे पैराग्राफ में एक बात बताई गई कि भाई अगर आप किसी बिल्डिंग के ओनर नहीं हैं, तो आप उसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये सबसे पहली बात है। लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग के ओनर नहीं हैं, बावजूद उसके, आप मेरी बात को सुनना, आप बिल्डिंग के ओनर नहीं हैं, बावजूद उसके आप उसके ऊपर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दें, आप ओनर नहीं है लेकिन आप उसके ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दें, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको एसेट का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दें तो उसके लिए आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो पैसा आपने खर्च किया उस अमाउंट को आप अपने लिए, उसके लिए आपको डीम्ड ओनर मान लेंगे और उस पोर्शन के ऊपर आप डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया और उसके लिए हम आपको डीम्ड ओनर जो है वो मान लेंगे और उसके ऊपर आप डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्लेम जो है वो कर सकते हैं। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं चलता हूं, तो भैया रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होगा? रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एसेट टेंजिबल एसेट है, देखिए तो मैं आपको बताता हूं कि किस किस एसेट पर
आप किस रेट से डेप्रीशिएशन चार्ज कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपका इस पोर्शन में से लगभग केस में एग्जामिनर आपसे पूछ लेने वाला है। यानी कि मैं जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग लगभग केस में आपको मिलेगा। यानी कि देखिए, अगर पहली बात आपके पास एसेट के नाम पर बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी है ना, इनटेंजिबल एसेट, ये सब चीजें हैं, तो भैया कौन सी एसेट पर आप कितना रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एसेट पर कोई भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता था, और कोई भी रेट देने के साथ साथ कोई भी मेथड आपको दिया होता था, कभी स्ट्रेट लाइन तो कभी रिटर्न डाउन। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अभी आज इस मेथड के बारे में जो अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, तो भाई मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप तो बिजनेस में यूज करते हो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप बिल्डिंग विच आर यूज मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउस, तो ऐसी बिल्डिंग के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो 5%। बिल्डिंग अदर देन यूज मेनली फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस एंड नॉट कवर्ड द अबव, तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो 10%। और अगर प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन की हम बात करें, सच एज वुडन स्ट्रक्चर, तो अपन डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं 40%। यानी कि अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग को हम यूज करते हैं, बिल्डिंग को अगर हम यूज करते हैं, ऐसी बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है। देखो भाई, सबसे पहली बात आप बोलोगे सर, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बिल्डिंग का बिजनेस में यूज होना जरूरी है, और एक तरफ आप सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। भाई रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब यहां स्टाफ क्वार्टर से है। अब स्टाफ क्वार्टर कहने को तो, अब मैं अगर बात करूं स्टाफ क्वार्टर्स, तो भाई स्टाफ क्वार्टर्स जो है कहने को तो रेजिडेंशियल है, बट स्टाफ क्वार्टर यूज तो बिजनेस में ही हुए ना, तो स्टाफ क्वार्टर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो होगा 5%। अगर आप कोई भी बिल्डिंग यूज करते हो अपने बिजनेस में, लाइक फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो कितना, 10%। और अगर कोई एसेट जिसको आप टेम्परेरी प्योरली हट्स की बात करें, वुडन स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं 40%। इस तरह से हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग में, हम रोड, ब्रिज, वेल्स, ट्यूबवेल्स, इन सबको हम लोग बिल्डिंग की डेफिनेशन में कवर करके चलने वाले हैं। ये तो हो गई बात भैया बिल्डिंग की। बिल्डिंग में बन गए 3 रेट, 3 ब्लॉक बनेंगे। पहला रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसके ऊपर 5%, लाइक स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह। कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10%, और अगर टेम्परेरी हट्स वगैरह हैं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे भाई कितना परसेंट, 40%। इस तरह से आप डेप्रिसिएशन के रेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फर्नीचर एंड फिटिंग की, तो फर्नीचर एंड फिटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग, इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं 10%। फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो किस रेट से लगाएंगे, तो बेटे 10% रेट से लगाएंगे। अगर हमारे बिजनेस में कोई फर्नीचर हम यूज करते हैं, फिटिंग्स यूज करते हैं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो किस रेट से होगा, तो मैंने बोला 10%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 10% होगा। फर्नीचर में इलेक्ट्रिक फिटिंग भी इंक्लूड होंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग, स्विच, सॉकेट्स एंड अदर फिटिंग एंड फैंस, ये सब कुछ आपकी डेफिनेशन में कवर्ड होंगे। इसके अलावा नंबर 3, अगर मैं बात करूं मशीनरी एंड प्लांट, अगर हम लोग बात करें
मशीनरी एंड प्लांट, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगेगा, इसमें अलग अलग कई सारी चीजें कवर की गई हैं। इनमें सबसे पहला है मशीनरी एंड प्लांट अदर देन दोज मेंशन बिलो, एयर कंडीशनर एंड जनरेटर। अगर अपन इसके ऊपर बात करें तो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होगा 15%। मशीनरी जो है, अगर जनरल प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, स्टैंडर्ड कुछ भी गिवन ना हो, तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 15% है। जर्नल अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आप बिजनेस में यूज करते हैं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 15% होगा। अगर हम बात करें मोटर व्हीकल्स की, यानी कि मोटर कार अदर देन दोज यूज इन द बिजनेस फॉर रनिंग देम ऑन हायर, तो डेप्रिसिएशन का रेट होगा 15%। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो होगा 15%। नंबर 3, एरोप्लेन्स एरो इंजन्स। अगर इसकी बात अपन करें, एरोप्लेन्स और एरो इंजन्स पर अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो लगाएंगे भैया 40%। डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे एरोप्लेन्स और एरो इंजन्स पर तो डेप्रिसिएशन का रेट होगा 40%। नंबर 4, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सी यूज इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होगा 30%। मोटर बसेस, मोटर लॉरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होगा 30%। कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर अगर आप बिजनेस में यूज करते हो, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होगा 40%। कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन का रेट होगा 40%। बुक्स ओन्ड बाय द एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन, अगर हम बुक्स की बात करें तो भैया बुक्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा तो हम लोग लगाएंगे बुक्स के ऊपर 40% डेप्रिसिएशन। बुक्स के ऊपर अगर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो लगाना है 40%। बुक्स के अलावा बुक्स अदर देन दोज कवर्ड द अबव, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा? 40%। और पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अगर कोई है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा? 40%। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा किस एसेट पर किस रेट से डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। तो अगर हम लोग बात करें, ये देखिए एसेट्स में अगर मशीनरीज की बात करें तो जनरली एक मशीनरी पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 15%। मोटर व्हीकल पर कितना है? 15%। एरोप्लेन्स पर कितना है? 40%। मोटर बसेस पर कितना है? 30%। कंप्यूटर्स पर कितना है? 40%। बुक्स पर कितना है? 40%। और इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 40%। तो एक एक करके सब एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कितना होगा ये अपने को याद कर लेना भैया। रेट आपको याद होना चाहिए। रेट अगर आपको याद नहीं है तो आप ये बात मान के चलो आप फंस जाओगे। डेप्रिसिएशन लगाने का रेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर प्रैक्टिकल भी देगा तो शायद आपको रेट मेंशन ना करे, रेट आपको याद होना चाहिए। और दूसरा, हो सकता है रेट को लेकर के ही आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भी इस एसेट पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा? तो मैंने बोला नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ द सिमिलर नेचर, तो आपके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होगा 25%। पहली बात, अगर आप कोई नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट बेचते हैं तो डेप्रिसिएशन का रेट होगा 25%। और अगर गुडविल की बात करें
तो गुडविल वैसे तो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, बट एक रेफरेंस केस है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक रेफरेंस केस है जिसमें हम लोग गुडविल के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन लगाने की बात जो है वो करेंगे। तो भाई देखो, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें अलग अलग एसेट के ऊपर रेट मेंशन करना है। अभी तक आज की क्लास में बेटे मैंने यहां से स्टार्ट किया था। सबसे पहली बात सेक्शन 30 मैंने बताया, जिसमें हमने बात की एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग बिल्डिंग को लेकर। सेक्शन 31 में हमने बात करी एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी को लेकर। सेक्शन 32 में हम लोगों ने बात करी डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कि आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज जो है वो करेंगे। और मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन इन द केस एसेट नॉट ओन्ड बाय द एसएससी, तो ऐसी सिचुएशन में अपन डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे। अगर आप डीम्ड ओनर हैं किसी पोर्शन के लिए तो लगाएंगे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होंगे अलग अलग एसेट्स पर, वो बेटे मैंने आपको बता दी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपन डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है उसको चार्ज कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में मैं इतना करवा रहा हूं, पहले इतना अच्छे से रीडिंग करके आओ आप, और कल मैं रेट आपसे पूछूंगा कि रेट क्या होंगे डेप्रिसिएशन के, कौन सी एसेट पर, ये याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिल जाना है डेप्रिसिएशन के रेट को लेकर। कल की क्लास को मिस मत करना। कल की क्लास में मैं स्पेशल प्रोविजन पहला आपको पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ पावर जनरेशन कंपनी। यानी कि अगर आप पावर जनरेशन कंपनी हैं तो आप डेप्रिसिएशन अपनी एसेट पर कैसे लगाएंगे और किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कल की क्लास स्पेशल क्लास होगी, बढ़िया लेवल पर मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला। सही है, आज इतना करते हैं, कल की क्लास में फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।